आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जिनसे हम आज के चुनाव के जो भी चुनाव संपन्न हुए हैं रिसेंटली, जिसमें नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, और उसके बारे में बात तो करेंगे। बहुमत तो मिल गया, लेकिन भाजपा कहाँ पीछे रह गई? भाजपा से क्या गलतियां हुई? 2 बार नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार चलाए हैं इस देश में। अब भाजपा को अपने दम पे 240 सीट मिली है। नारा 400 पार का था। तो अब आयुष बाजपेयी जी आगे के विश्लेषण में बताएंगे कि भाई कहाँ गलती हो गई। भाजपा से जुड़े हुए हैं और संघ की आइडियोलॉजी इनके साथ खड़े रहते हैं। तो आयुष, आप बताओ कहाँ पे गलती हो गई? मतलब ऐसा किसी को दूर दूर तक लग नहीं रहा था कि मोदी जी जो है 300 से भी नीचे रह जाएंगे। 400 का नारा दिया था बीजेपी ने। तो मतलब क्या लग रहा है कि आखिर लैग कहाँ हुआ? कार्यकर्ता उस लेवल तक ग्राउंड में कहाँ तक गए, नहीं गए? मतलब आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ चूक हो गई। देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस बार का लोकसभा का चुनाव था उसमें बेसिकली तौर पे जो भाजपा की मेन ताकत हुआ करती थी वो था भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का कैडर। ऐसा इस चुनाव में देखने को मिला कि वो जो कार्यकर्ता था, जो बूथ पे काम करता था, वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं दिखा चुनाव में। कहीं ना कहीं उसके पीछे जो निकल के कारण, बड़ा कारण आया है, वो ये भी है कि जो 400 पार का नारा था वो भी कहीं ना कहीं पर बैकफायर किया है। लोगों में एक इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि उनको लगा कि 400 सीटें तो हमारी आ ही रही हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों ने जिस तरीके की मेहनत करते थे कार्यकर्ता चुनाव में, वो मेहनत देखने को नहीं मिली। और दूसरा जो बड़ा पॉइंट है, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश के लेकर बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए, वो प्रत्याशी के चयन को लेकर लोकल की जो बॉडी थी, लोकल के जो कार्यकर्ता थे, या आम जनता की बात करें, तो उस जनता में बहुत सारा उत्साह नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा वो लगभग तौर पर जो प्रत्याशी थे वो रिपीट हुए ज्यादातर। और अमूमन बात है कि एक उदासीनता आ जाती है काम को लेकर, चीजों को लेकर। टास्क बड़ा है, लोगों में जो है आकांक्षाएं लोगों की ज्यादा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाएं निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा हैं। और एक मुद्दा ये भी हो रहा है कि भाजपा ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिए, वो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता हैं उनके बिना फीडबैक के दे दिए। अपनी मनमर्जी जो है ना, एक मीडिया में चल रहा है कि दिल्ली अपनी मनमानी से, दिल्ली ने अपने मन मर्जियों से उम्मीदवार उतारे सिर्फ मोदी जी के नाम पे भरोसा करते हुए। कईयों को ऐसे नाम थे जिनकी हार तय थी, लेकिन टॉप ऑफ द मैनेजमेंट ये सोचता है कि हम मोदी जी की रैली करवा देंगे तो सीटें निकल जाएंगी। लेकिन ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता थे उनका पूरी तरह से फीडबैक ही अलग था। तो इसमें क्या सच्चाई है और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए इसमें बड़े रूप में कहूं तो आपने पहले भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती हुई आई है। चाहे वो किसी भी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो केंद्र का लोकसभा का चुनाव हो, बिल्कुल, मोदी ये चेहरा, चुनाव मोदी भी सब कुछ है। मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव निश्चित रूप से लड़ा गया। और इस चुनाव से पहले 2-3 बार ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने भी कहा, और एक दो सार्वजनिक रूप से भी मोदी जी ने कहा कि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर बार नरेंद्र मोदी ही चुनाव जिता देंगे आके, ये कोई गारंटी नहीं है। लोकल स्तर पर, कार्यकर्ता स्तर पर, स्टेट लेवल पर एक योजनाबद्ध तरीके से वो काम होना चाहिए। तो बड़ा कारण एक ये भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर थोड़ी सी शिथिलता रही संगठन से लेकर और नीचे तक के कार्यकर्ताओं में, जिसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति आई। और इसको अगर दूसरी तरफ से भी हम देखें, तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कामकाज को लेकर, अपनी ईमानदार नेतृत्व छवि को लेकर, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी अंत्योदय की जो इनकी विचारधारा है, जो अंत्योदय का इनका प्रण है, उसको लेकर जितने भी काम किए आम जनमानस के लिए, जन कल्याण की जितनी योजनाएं की, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी उतरी थी। पिछले 10 वर्षों में देश की, चाहे वो आर्थिक नीति को लेकर बात हो, चाहे हमारे विदेश नीति को लेकर किए गए काम हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, बाहरी सुरक्षा का मामला हो, हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए थे, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी। इसी के सापेक्ष अगर देखेंगे तो विपक्ष क्या था, चंद्रशेखर जी, आप एक बात मत भूलिए कि 2024 का चुनाव
शुरू होने से 2 4 6 महीने पीछे जाइए। जब आप चुनाव शुरू होने से 2 4 6 महीने पीछे जाएंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि कोई चुनाव है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपने ही स्तर पर केवल एक चुनाव, चूंकि लोकतंत्र का पर्व है, उसमें जाना है, जीतना है, इसीलिए वो नारा 400 पार का दिया गया कि 400 पार सीटें जीतनी है और फिर से सरकार बननी है। ये स्पष्ट रूप से तय था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया और जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का चुनाव शुरू हुआ, वहां पर आम जनमानस ने देखा कि चुनाव में फाइट हुई। फाइट के कारण क्या थे? अब मैं उसी के सापेक्ष बात कर रहा था। तो सापेक्ष में बात यह है कि ये चुनाव जितने भी राजनीतिक दल थे, मोदी, भारतीय जनता पार्टी बनाम सर्वदल के, जो इनका एक गठबंधन बना था, उसके खिलाफ चुनाव था। अब इनके पास कोई मुद्दा था नहीं, कोई भी राजनीतिक जो चुनावी कोई मुद्दा नहीं था भाई। कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं, ईमानदार नेतृत्व की सरकार रही, हर स्तर पर, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसने बहुत बढ़िया काम किया। तो अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका था। ऐसी स्थिति में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना मकर जाल का जो भ्रम था वो फैलाना शुरू किया। इन्होंने अपने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करना शुरू किए। बहुत सारे परिणाम है, आज जनता उनके बारे में देख रही है। 4 तारीख के जब परिणाम आए उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के दफ्तरों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम परिवार वो अपने 8,500 की वो किस्त लेने पहुंच गए। कांग्रेस का गारंटी कार्ड बकायदा लिख के गए। गारंटी कार्ड तो ये बकायदा सब दिया गया। ये सब जो झूठ का जो प्रोपेगेंडा विपक्ष ने फैलाया, कहीं ना कहीं ये प्रभावी रहा। और चूंकि भारत की जनता है, हर तरीके से सब लोग जानते हैं कि जनता लालच में आकर किस तरीके से वोटिंग का यहाँ पर प्रभाव रहता है। दूसरा कारण जातिगत भी रहा। भारतीय लोकतंत्र और भारत में होने वाले चुनाव, जब तक जात से ऊपर बढ़कर आदमी अपना वोट, अपनी जरूरत, देश की जरूरत, समाज की जरूरत के हिसाब से वोटिंग नहीं करेगा, तब तक निश्चित रूप से वो जनता इसी तरीके से विपक्ष के अच्छा, या किसी भी राजनीतिक दल के एक भ्रम एक में फंसती जाएगी। एक सवाल ये भी है कि विपक्ष जो है एक नैरेटिव सेट किया। जिस दिन से लोकसभा के परिणाम आए, विपक्ष ने एक एजेंडा चलाया। जिस अयोध्या का नाम वो नहीं लेते थे, जिस राम मंदिर के उद्घाटन में बकायदा इनवाइट करने के बाद लिखित रूप से उसको इनकार कर दिया गया कि हम नहीं आ सकते हैं। मतलब ऐसा होता नहीं है कि अगर आपको कोई इनवाइट करे तो या तो आप उसका जवाब नहीं देते हो, या तो कोई बहाना लगा देते हो कि भाई हम वहां नहीं जा सकते, ये कारणवश है, या हमारे पास टाइम नहीं है, डेट नहीं है। लेकिन बकायदा लिखित में जवाब दाखिल किया गया कि ये बीजेपी का एक इवेंट है, इस प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अयोध्या का नाम लेने से वो कतराते थे। आज हर विपक्ष के जो वहां पे अयोध्या अयोध्या है। राहुल गांधी अभी रायबरेली गए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले तो वहां कहे कि ये अयोध्या की सीट हार गए। अब आधी जनता को ये मालूम ही नहीं है कि अयोध्या की अपनी कोई सीट ही नहीं है, वो सीट फैजाबाद की है, उसमें 5 विधानसभा आते हैं। और पर्टिकुलर अयोध्या जो है अपने विधानसभा में, वहां से भाजपा जीती है। उस विधानसभा में भाजपा को ज्यादा वोटें मिली हैं। जो बाकी के 4 विधानसभा हैं उसमें से ट्रेल किए हैं। तो फैजाबाद की सीट हारी है। लेकिन अब इनका, पहले ये फैजाबाद की सीट बोलते थे, लेकिन अब इनके एजेंडे में जो है फैजाबाद सूट नहीं करता है, क्योंकि भाजपा को घेरना है। हिंदुत्व का जो एक एजेंडा भाजपा लेके चल रही, राम मंदिर बना है, तो अब फैजाबाद कोई नहीं बोल रहा है, अयोध्या की सीट है, अयोध्या की सीट है। अरे भाई, अयोध्या की अपनी तो कोई सीट ही नहीं है, वो तो एक विधानसभा देखिए है। इसके पीछे, देखिए ये क्या है कि ये कौन लोग हैं? समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम मंदिर आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से कार सेवकों पर गोली चलाने का काम किया, खून से अयोध्या की धरती को लाल कर दिया। ये वही समाजवादी पार्टी है जो खुलकर, इसके मुखिया अखिलेश यादव का बयान आता है कि मेरा पूजा में, या मैं पूजा पाठ नहीं करता, मेरी पत्नी भी पूजा पाठ नहीं करती है, मुझे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी के नेता है जो खुलकर टोपी लगाकर और गले में गमछा डालकर इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन इनको और पूजा करने में दिक्कत होती है। और आप और इनकी सोच इनके, समझिए। और एक बात और ये ऐड कर दूं कि इन्हीं को टीपू कह के बुलाया जाता था, और उनके पिता टाइटल लगाते थे मुल्ला मुलायम। नहीं तो ये बता रहा हूं, यही यही समाजवादी पार्टी क्या है? ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाकर और उनको बंधुआ बनाने का काम इन्होंने राजनीति में, समाजवादी पार्टी ने किया है। उसी को दृष्टिगत देखते हुए ये राम मंदिर में नहीं गए। इन्होंने उसको, राम मंदिर का जो इतना बड़ा 500 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक
जो कार्यक्रम हुआ उसका इन्होंने जो है उसको इग्नोर किया, उसके बारे में इन्होंने अनाप शनाप बोला। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का भी बयान आया, बोले काहे का मंदिर ये है। तो इन्होंने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। अब जहां तक बात आती है कि इनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। चंद्रशेखर जी, आप एनालिस्ट हैं, आप राजनीति में आपका अच्छा जो है डेटा का एनालिसिस है, न्यूज़ों को आप खंगालते रहते हैं। मेरे कहने पर आप एक काम करिए, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक, या मैं कहूं कि अयोध्या का राम मंदिर जहां पे बना है वो भी कोई ना कोई मंडल होगा, वहां पे भी उस मंडल का कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा होगा। मैं चैलेंज देता हूं समाजवादी पार्टी को और जितने भी ये रामद्रोही हैं, ये जरा एक बार खंगाल कर देखें कि उस जो कार्यक्रम था राम जन्मभूमि का, राम मंदिर का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक भारतीय जनता पार्टी का था। देखिए, आप चेक करिए, वहां पर कोई भारतीय नहीं जनता था। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं था, सर्वदल थे, हर क्षेत्र समाज के लोग थे। बिल्कुल, और तो ये कहीं ना कहीं सभी को बकायदा, चाहे वो कोई भी दल हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो, कुछ भी मतभेद हो, लेकिन बकायदा सभी को इनवाइट किया गया था, क्योंकि राम तो सबके हैं। ऐसा तो है नहीं कि राम सिर्फ और बीजेपी के हैं और किसी जहां के तक नहीं है। जहां 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 तक सोशल मीडिया पर ये दुष्प्रचार का काम है, अयोध्या को लेकर जो चुनाव हारने के बाद दुष्प्रचार किया जा रहा है, या अयोध्या वासियों को लेकर जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है, अयोध्या वासियों पर जो एक भावनात्मक अटैक किया जा रहा है, जैसा कि उनसे कहा जा रहा है कि आप वहां जाइए, प्रसाद मत हाँ, लीजिए, वहां कोई उपयोग मत कीजिए, मैं तेल खत्म हो जाएगा, मैं गाड़ी खींच के ले आऊंगा, तेल नहीं डलाऊंगा। तो आप एक बात ये, मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता को और सोशल मीडिया के जितने भी यूजर हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि इस देश में बहुत बड़ी एक टीम है जो इस तरीके के भ्रम को लेकर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों पर काम कर रही है। इसके निश्चित रूप से इसके पीछे वामपंथ की एक बड़ी टीम है जो काम कर रही है। वामपंथ है क्या? वामपंथ ये चाहता ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश की जनता है, जो हमारे सोशल मीडिया के यूजर है, उनको इस चीज में नहीं फंसना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि अयोध्या, पर्टिकुलर अयोध्या जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर विजय मिली है। आपने देखा होगा कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अयोध्यावासी बहुत दुखी हैं, भाजपा के खिलाफ हैं, मुआवजे की वहां पर दिक्कतें हैं। तो अगर मुआवजा कहां मिलेगा? मुआवजा मिला तो होगा अयोध्या में ही। जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास के कार्य हुए, वो प्रॉपर मंदिर को लेकर अयोध्या विधानसभा में हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर वहां पर ऐसी ऐसी कोई बात होती तो अयोध्या विधानसभा भाजपा बहुत बुरी तरह हारती। लेकिन परिणाम क्या हुए? अयोध्या विधानसभा भाजपा बहुत बड़े मत से जीती है। अन्य रुदौली हुई, बिल्कुल। मिल्कीपुर हुई, बीकापुर हुई, गाजियाबाद, ये चार विधानसभा में भाजपा कुछ विधानसभा में बिल्कुल आमने सामने रही है, कुछ विधानसभा में भाजपा पीछे पीछे हुई है। जहां पर पीछे हुई है वहां के भी अपने अपने कारण है, वहां के जाति समीकरण है, धार्मिक जनसंख्या को लेकर वहां के समीकरण है। अब जहां तक बात आती है कि इतना बड़ा अयोध्या, पूरी जो फैजाबाद लोकसभा थी वो क्यों आ रही, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर राम मंदिर आंदोलन के जो मजबूत प्रणेता थे, राम मंदिर आंदोलन में जिन्होंने आगे बढ़कर हिस्सा लिया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कई बार के विधायक, मंत्री और मौजूदा सांसद लल्लू सिंह को खड़ा किया। लल्लू सिंह की इस राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। और वहीं पर समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने वहां पर अवधेश प्रसाद जी को खड़ा किया जो दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बात देखिए, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से अपने सभी सोशल मीडिया के यूजर्स को बताना चाहूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग, आप जहां पर जाति के हिसाब से हिंदू को बांट रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी ऐसा दल जो वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है और हम जातियों को अगर हम समेट रहे हैं और जातियों को खत्म करके अगर उसको हिंदू का नाम दे रहे हैं, तो वहां पे हमको सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता है। तो ये कहां का न्याय बिल्कुल। है? जातियों को अगर धर्म को हम जातियों के नाम पर बांट रहे हैं तो वो सोशल इंजीनियरिंग है। अगर हम सब जातियों को खत्म करके एक मुक्त, एक समाज को एक तरीके से ला रहे हैं तो उसको कहा जाता है कि ये धार्मिक उन्माद है, ये सांप्रदायिक लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए जो बड़ा स्पष्ट है। और दूसरा ये भी कि अभी जो एक सोशल मीडिया पे बहुत वाइडली कैंपेन चलाया गया है कांग्रेस के द्वारा भी, और कई ऐसे पेजेस हैं जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट, और एंटी हिंदू सेंटिमेंट बोलने का मतलब है कि उसमें हिंदुओं के बीच में भी डिवाइड है। बहुत सारे ऐसे रील, ऐसे फेक वीडियो। अभी इसका नतीजा है कि ये न्यूज शायद सरकार तक पहुंच चुकी है। आज एक न्यूज आई है कि
गवर्नमेंट जो है डिजिटल बैन लेके आ रही है, जिसमें डीप फेक वीडियो पे और ये सब पे बैन लगाया जाएगा। एआई अमित शाह, क्रिएटेड वीडियो है, हाँ डीपफेक वीडियो है। हाँ, अभी अमित शाह काफी एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें तेलंगाना के सीएम को रिपोर्ट करना पड़ा था दिल्ली में, और ये सब एक माहौल बनाया गया। तो डिजिटल कैंपेन में बीजेपी सबसे अव्वल मानी जाती थी जितनी पार्टियां हैं। और इनफैक्ट मैं ये कहूं कि डिजिटल कैंपेनिंग का जो दौर था वो मोदी जी ही लेके आए हैं। इसके पहले डिजिटल चर्चा इतनी नहीं हुआ करती थी, और डिजिटलाइजेशन को जो बढ़ावा था, क्योंकि खुद उनके जो वित्त मंत्री हैं और सो कॉल्ड बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, पी चिदम्बरम, उनके अकॉर्डिंग तो यूपीआई कौन करेगा, 2 रुपया 4 रुपया सब्जी वाला यूपीआई के थ्रू कैसे लेगा, ये ऐसे स्टेटमेंट कांग्रेस के थे सत्ता में रहते हुए। तो आप सोच सकते हैं कि उनका विजन क्या होगा। तो मेरा कहना यह है कि मोदी जी ही डिजिटलाइजेशन को लेके आए थे, फिर बीजेपी इस चीज को काउंटर कैसे नहीं कर पाई। बीजेपी के पास तो बहुत बड़ा एक आईटी सेल का टीम बोला जाता है, बहुत बड़ा बड़ा देखिए वर्ल्ड का देखिए सबसे बड़ा पार्टी है, तो चंद्रशेखर इसको जी, काउंटर क्यों नहीं कर पाई। चंद्रशेखर जी बड़ा स्पष्ट रूप से है, जैसा कि इस देश में देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो भारत को, इंडिया को जो डिजिटल इंडिया बनाने का मिशन था, उसमें छोटे छोटे निर्णयों से लेकर और आज की जो स्थिति है कि आप देख रहे हैं हर रेहड़ी वाला, हर खोखे वाला, हर दुकान वाला, चाहे सब्जी बेचने वाला हो। इवन मैं आपको बताऊंगा तो आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में सिग्नल पे लोग खड़े हैं तो वो भी अपना एक क्यूआर कोड लेके खड़े हैं। फूल वाला हो, माली वाला हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, ठेला वाला हो, कुलचा वाला हो, तो ये सभी लोग तो बहुत नीचे लेवल तक डिजिटलाइज करने का काम किया। अब आपके दूसरे प्रश्न का जवाब कि भाजपा जो इतना डिजिटली, जो भाजपा की विंग थी, सोशल मीडिया आईटी था जो मजबूत था, वो कमजोर कैसे हुआ, उसको लेकर मेरा जवाब ये है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में या 13 के अंत में जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट में आए, वहां से भाजपा का सोशल मीडिया आईटी था वो मजबूत होना शुरू हुआ, और उसकी मजबूती लगातार 2014 के चुनाव के परिणामों में आप देख सकते हैं, 2019 में दे सकते हैं, इवन उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में दे सकते हैं। भारत भाजपा की जो आईटी और सोशल मीडिया की टीम है, इसने बहुत बेहतर, और मैं तो कहता हूं पूरे देश में एक एक लेवल सेट करने का काम सोशल मीडिया आईटी की टीम ने किया। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट रूप से और खुल के बताना चाहूंगा आपको कि सोशल मीडिया और आईटी को इस चुनाव में जो तवज्जो, जिस हिसाब से उनको क्रियान्वयन, जिस हिसाब से उनको बैकअप, जिस हिसाब से उनका एक योजनाबद्ध तरीके से जो चुनाव में उतरने का जो एक उनका योजनाबद्ध तरीके से जो प्लान था, कहीं ना कहीं उस पर फोकस कम हुआ। ओवर कॉन्फिडेंट टीमें रहीं, और इसका परिणाम ये हुआ कि जो कांग्रेस सपा, जिनका कुछ भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, जहां पर उनकी इतनी बड़ी काउंट नहीं थी, उन्होंने इसको अपने को सुधारने का काम किया और उन्होंने अपने आईटी और सोशल मीडिया को मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस जो आज जिस स्थिति में खड़ी है, निश्चित रूप से मैं 110% इसका क्रेडिट उनकी सोशल, भले वो फेक था, भले उनका नैरेटिव निगेटिव था, लेकिन बिल्कुल। उन्होंने सोशल मीडिया टीम पे अपनी पेड वर्कर की और पूरी टीम लगा के काम किया। और और भारतीय और जनता इसी पार्टी का के पास बड़े स्तर पर एक स्ट्रक्चर है जिसको और उन्होंने इतना ध्यान तवज्जो नहीं दी। और इसी का नतीजा है कि 99 सीट लाने वाली पार्टी, जो तीसरी बार लगातार तीसरी लोकसभा में वो दहाई आंकड़ा तो छू ली, लेकिन सैकड़ा नहीं मार पाई, डबल डिजिट में ही रह गए, ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी अपने आप को इतना बड़ा बना करके दिखा रहे हैं, जैसे लग रहा है उन्होंने मोदी को हरा दिया है। और इंडिया की जितनी विपक्षी पार्टियां थीं, कुछ को छोड़ करके वो सारे यूनाइट हो गए। और यूनाइट होकर भी कास्टिज्म के नाम पे वोट मांग के आरक्षण खत्म हो जाएगा इसका झूठा प्रचार करके, और जितनी गलत तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो जनता के थ्रू पास पहुंचाई गई, उनका ब्रेन वॉश किया गया, गारंटी कार्ड छपवाए गए, बकायदा वोट जिहाद का नारा दे दिया गया, इतना सब कुछ करके, मतलब एक होता है ना कि आप एक चरम सीमा पर होते हो, एक होता है आपने चरम सीमा पार कर दी। तो कांग्रेस ने इस बार चरम सीमा को बिल्कुल पार करके हर पार तरह कर के दिया। हथकंडे अपनाए, लेकिन फिर भी वो भाजपा को रोक नहीं पाई। और मैं ये भी बता दूं कि अगर उत्तर आप प्रदेश ये में देख एक आप भाजपा अगर थोड़ी सतर्क रहती और सीटें जो है वो कार्यकर्ता के हिसाब से, कार्यकर्ता का फीडबैक लेके दिया जाता, तो मतलब नजारा कुछ और होता। ठीक है, हो सकता है अपने दम पे बहुमत भी आ आप जाती। तो ये चंद्रशेखर कहना जी गलत नहीं होगा कि मोदी जी अभी भी सर्वमान्य नेता है, अभी भी पॉपुलैरिटी है। ये कांग्रेस का गलत कैंपेन जो है बीजेपी को नुकसान कर गया, उससे भी ज्यादा नुकसान बीजेपी ने उसको काउंटर भी नहीं किया। देखिए,
जो कांग्रेस ने और सपा ने, विपक्षियों ने जो नैरेटिव चलाया संविधान को खत्म करने का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए कि जो बाबा साहब का बनाया हुआ जो संविधान है, उसको लेकर सबसे दृढ़ प्रतिज्ञ अगर कोई आज की राजनीति में है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी की आप वो चीज याद करिए, वो 2014 में जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो संसद की चौखट पर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, और वो संविधान की प्रति को शीर्ष शीर्ष आसन कर, मतलब पूरा नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हैं। हमेशा उन्होंने संविधान को सर्वोपरि लेके, मैं तो खुल के कहना चाहूंगा कि आप देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं, या गुजरात में भी वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी संविधान की ही देन है। संविधान ने यह हक देश बिल्कुल। के हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को दे रखा है। तो जो नरेंद्र मोदी जी जो संविधान को आगे रखकर, सर्वोपरि रखकर संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया, वहीं पर ये कौन कांग्रेस, किस कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि संविधान को खत्म कर देंगे? वो कांग्रेस जो देश में 18 महीने इमरजेंसी लाकर जिसने लोकतंत्र को तार तार कर दिया, लोकतंत्र का गला घोटकर लोकतंत्र की हत्या कर दी, वो कांग्रेस आज देश की जनता के सामने प्रोपेगेंडा जिसने सेट किया कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे। ये मतलब इनको अपने में शर्म आनी चाहिए कि ये किसके लिए क्या कह रहे हैं। और धर्म है दूसरी हमारे बात देश की जनता। दूसरी बात, अगर माइनॉरिटी की राजनीति करते हो, माइनॉरिटी का आप इस बार के चुनाव में कांग्रेस 23% वोट लेकर के आई है। 23% वोट शेयर है कांग्रेस का, 20% मुसलमान है। यानी कि 20% वोट लेने के लिए कांग्रेस को कोई भी मेहनत नहीं करनी है, वो 20% उसके खाते में आता है। ठीक है, अगर उसमें आप सिख और ये सब मिला दे तो 21% हो जाता है। यानी कि वोट शेयर में पूरे भारत में तीसरी बार चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, 2% का इजाफा हुआ। सिर्फ 2% के इजाफे पे कांग्रेस ऐसा हो हल्ला मचा रही है। तो अगर 20% मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट करा है, वोट जिहाद के नाम पे, और बकायदा मस्जिदों से सर्कुलर जाली हुए हैं महाराष्ट्र में, ऐसा वीडियोज और न्यूज अभी आ रहे हैं कि मस्जिदों से वोट जिहाद का नारा दिया गया, और बताया गया कि कैंडिडेट कोई भी हो, आइडियोलॉजी कोई भी हो, अगर कैंडिडेट आपको पसंद नहीं भी हो, तो जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है आप उसको वोट करें। बकायदा स्पीच जारी किया गया इसके लिए। तो मैं राहुल गांधी से बोलता हूँ कि आप जिसकी राजनीति करते हो, माइनॉरिटी की आप राजनीति करते हो, माइनॉरिटी ने आपको खुल के वोट दिया है, आप कह रहे हो कि मोदी कैबिनेट में क्यों नहीं एक भी मिनिस्टर बनाए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिसके लिए वोट दिया है उसके लिए थोड़ा दायित्व निभाओ, और लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट किसी मुसलमान को बना दो, खुद मत बनो। हाँ, नेता नेता प्रतिपक्ष का आप पद दे दो मुस्लिम को, बिल्कुल आप दे बिल्कुल। के दिखाओ आपको वोट हाँ दिया है। और हाँ। मैं तो देश के मुसलमानों से कहना चाहूंगा, इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर नहीं मिलना था। भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी की जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसने बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, हम्म, सर्वधर्म सर्व सब सभी जमा समाज के हर एक वर्ग के लिए, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, जो उसमें बिल्कुल। पात्र व्यक्ति उसको दिया गया। ट्रकों भर राशन बंटा है, मतलब इसके बावजूद अगर अरे मुस्लिम समाज अपने आप को वोट भाई, बैंक बनाकर ये अपने लोग गला घोटने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं इस मुस्लिम समाज के लिए चिंतन और मुस्लिम समाज के लिए सोचने की बात है ये। देश की राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं, बीजेपी ने उनको सर्वोच्च स्थान दिया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री दिया। ठीक है, दलित समुदाय से उड़ीसा में मुख्यमंत्री दिया। और ऐसे कई राज्य हैं जहां पे दलित और आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व है बीजेपी ने बढ़ाया। कांग्रेस कर्नाटका में ये क्यों नहीं करती है? कांग्रेस अपने सेंटर में ये क्यों नहीं करती है? एक ही परिवार के सब लोग क्यों रहेंगे वहां पे? अगर आप जिस दलित और माइनॉरिटी की राजनीति करते हो, अखिलेश यादव कल उठ के कह दें कि यादव कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो, या मुख्यमंत्री बन भी ये गया तो जो जो पार्टियां समाजवादी हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं वो किसी मुसलमान को बना दे या किसी दलित को बना दे, वो क्यों अपने परिवार वालों को ही आगे देखिए बढ़ाते हैं? देखिए ये जीवन में कभी भी, जब से इनकी पार्टी बनी है और जब तक रहेगी, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि ये पार्टियां नहीं है, ये परिवारों की राजनीति है। और ये परिवारवादी बिल्कुल राजनीति में ये किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं तो चैलेंज देता हूं, करहल की सीट अभी इनकी खाली हुई है, अखिलेश यादव जी वहां से विधायक थे, वो लोकसभा में जीत गए कन्नौज से। करहल विधानसभा खाली हुई है, वहां पर किसी मुस्लिम चेहरे को उतार के चुनाव क्यों नहीं लड़वाते, या वो किसी बिल्कुल। सामान्य यादव को चुनाव क्यों नहीं लड़वाते? राहुल बिल्कुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीते हैं, चाहें तो रायबरेली में किसी मुस्लिम अपने कार्यकर्ता को चुनाव में क्यों नहीं उतारते? मैं चैलेंज देता हूं, उतार के दिखाएं। यही कहने का मतलब है कि ये परिवारवादी पार्टी है, केवल परिवार के लिए ही राजनीति कर रही है। इस और चुनाव में ये आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, एक मिनट चंद्रशेखर जी, इस चुनाव में आप सबसे बड़ी बात देखिए,
मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितना मूर्ख बनाया जा रहा है, उसकी पराकाष्ठा देखिए। इस चुनाव में उनकी बेटी अदिति यादव का पदार्पण पूरी तरीके से हो गया। उन्होंने बकायदा खूब डट कर चुनाव प्रचार किया, वो किया। और मैं निश्चित तौर पर आज की तारीख में आपको नोट करा दूं, आने वाले समय में वो बड़े पद पे होंगी, और भला ना हो कि जिस दिन वो 21 वर्ष की हो जाए तो उनको चुनाव में टिकट देकर चुनाव में भी उतार दिया जाएगा। तो आप ये बिल्कुल देखिए स्थितियां क्या है, ये परिवार पे ही डिपेंड पार्टियां हैं। बिल्कुल। और इनके लिए सोशल इंजीनियरिंग अपने, यही है कि सोशल इंजीनियरिंग की अपने परिवार के लोगों को कैसे इंजीनियरिंग करके बिठा दिया जाए सत्ता के उच्च पोस्ट बिल्कुल पर। बिल्कुल इनके लिए बिल्कुल। इनका सोशल इंजीनियरिंग यही है कि अपने घर परिवार के लोगों को ऊपर बैठाए। इनके लिए कोई दूसरा यादव मायने नहीं रखता है, इनके लिए कोई दूसरा दलित मायने नहीं रखता है। ये सिर्फ वोट बैंक है और इनके मैं लिए कहता हूं झंडा भारतीय उठाने का जनता काम पार्टी करते में रहते हैं। राजनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी थे। उसके बाद श्रीमान अमित शाह जी बने। आज की तारीख में श्रीमान जेपी नड्डा जी हैं। कल कौन बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का वोट तय करेगा। और वहीं पर आप कांग्रेस में इसमें देखिए, अभी एक बहुत बढ़िया फोटो एक आई थी, जब मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई हुई थी। आप हम्म। देखिए वहां पर सोनिया गांधी जी उनके के साथ द्विपक्षीय वार्ता के तौर पर बैठी हुई हैं। पड़ोस में हाँ उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बैठा रखा है, राहुल और प्रियंका बैठी हुई हैं। मतलब आप देखिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बांग्लादेश की राष्ट्रीय अध्यक्षा भारत पधारी हुई है, उस वार्ता में उपलब्ध नहीं है। तो आप समझ बिल्कुल। सकते हैं कि खड़गे जी किसी नहीं दूसरे नहीं, मनमोहन सिंह जी से कम नहीं है। खड़गे जी एक डमी है। और उनको दलित का चेहरा बना के सामने रख दिया गया है कि जैसे मनमोहन सिंह जी एक डमी हुआ करते थे। डिसीजन तो सारा गांधी परिवार लेता था, और गांधी परिवार चाहे खड़गे हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी बड़ा तीसमार खां और तुर्रम खां अपने आप को कोई न समझे, वो सब झंडा उठाने का ही काम करते रहेंगे। उससे ज्यादा उनकी हैसियत कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं होने वाली है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पे मोहन यादव पांचवी कतार में बैठते हैं फोटो शूट के टाइम पे, और जब उनका नाम अनाउंसमेंट होता है तो चार बार इधर उधर देखते हैं कि हम ही को बुला रहे हैं क्या। सही तो सही बात है। ये कांग्रेस में कभी हो नहीं सकता है। तो आयुष जी, मतलब ब्रॉडली पिक्चर आप क्या देखते हैं कि मतलब कार्यकर्ताओं का बाहर ना निकलना, या फिर डिजिटल मीडिया पे आईटी सेल का उतना एक्टिव ना होना, या कांग्रेस के प्रचार को जो है वो ज्यादा भारी पड़ गए बीजेपी पे? देखिए कोई भी चुनाव हो या किसी भी चुनाव का कोई परिणाम हो, निश्चित रूप से एक सीख लेके आता है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम लोग अटल जी के वंशज हैं। और श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो अब तक हम चुनाव जीतते आए थे, और ये 2024 का चुनाव हमको बहुत कुछ सिखा कर गया है। जो हम में कमियां रही, जिन चीजों में जो हम पिछड़े हैं, उन चीजों पे मजबूती के साथ काम करेंगे। लेकिन एक बात बता दें, हम सत्ता में रहें या हम सत्ता में ना रहें, लेकिन देश की जनता के साथ न कभी विश्वासघात किया है, न कभी किसी को विश्वासघात करने देंगे। निश्चित रूप से ये देश की जनता 2024 के परिणामों के बाद ये बात समझ चुकी है। आज की तारीख में आप चुनाव दोबारा करवा लीजिए तो आपको स्थिति साफ हो जाएगी। विपक्ष का सुपड़ा ना साफ हो जाए तो मुझको आप बता सकते हैं। ये परिस्थितियां हैं जनता के बीच में। इन्होंने तिरासी जो नकारात्मक और जो भ्रम फैलाया, उसको स्पष्ट रूप से जनता तिरासी जान सौ चुकी लेने है। पहुंच चुके हैं, दफ्तर पहुंच रहे हैं 8300 लेने के लिए, गारंटी कार्ड लेकर के, बकायदा 8500 सिग्नेचर के लिए करके। लाइनें लंबी लंबी लग गई हैं। गारंटी कार्ड आप देखिए, आधार कार्ड जमा किए, गारंटी कार्ड लिए, और जनता को किस प्रकार से इन्होंने ठगने का काम किया। मतलब एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से ठगने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता की अंतरात्मा में बातें बिल्कुल रहेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी चीजों को मजबूत करते हुए, अपने संगठन अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए, और जैसा कि एक संदेश निकल के आया है कि संगठन के हिसाब से सरकार का क्रियान्वयन होगा, और संगठन और सरकार मिलकर कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ लगेंगे। और निश्चित रूप से जो एक लक्ष्य लेकर 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता चला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करेंगे। और भारत को विकसित भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कार्यकर्ता, हर एक जनता का प्रतिनिधि करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी। और इस एनालिसिस को मतलब आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, एक एक चीजों को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, और वीडियो जैसे ही